नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज किसी नए विषय पर बोलने का मन था, ऐसा विषय जो पॉजिटिव हो, जिसको सुनने में आपका भी मन लगे, जिसमें हाहाकार ना हो, देश भर में गूंज रही चित्कार ना हो। लेकिन क्या करूं, जो लोग कवियों को पढ़ने के और सुनने के आदी हैं, उन्हें कवि बड़ा परेशान करते हैं। मेरे सामने अचानक एक कविता आ गई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, और उस कविता को पढ़ के लगा नहीं, उस मुद्दे पर बोलना ज़्यादा ज़रूरी है जो आज देश के सामने एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, उसे पहले सुनिए, दो पंक्तियाँ। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सर्वेश्वर दयाल की ये लंबी कविता है। इसके अंत में वे कहते हैं, आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का 100 नाम धन्य पहरेदार। तो आज बात लोकतंत्र के 100 नाम धन्य पहरेदार की, जिनके एक आदेश ने या जिनकी सरकार के एक आदेश ने बहुतों को विचलित किया होगा। देखिए, बीते कुछ समय से ऐसा बहुत कुछ देखने के लिए हम सबको मिल रहा है कि वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार, देश के नागरिकों से बहुत सारे सच छुपाना चाहती है। एक दौर वह भी था जब प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बने मात्र 3 वर्ष हुए थे। 2017 का समय था, और उस समय प्रधानमंत्री हर मंच से दावा करते थे कि देश के नागरिकों को हर सच जानने का अधिकार है। ये रील देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। और देखिए, अब वर्तमान समय जब एक रिटायर्ड थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पुस्तक को प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा है, नेता विपक्ष को लोकसभा में उस पुस्तक के अंश नहीं पढ़ने दिए जा रहे हैं। संसद में इस विषय पर हंगामा चल ही रहा था कि अब एक नई जानकारी सामने आ गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लगातार रिपोर्टिंग की है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती प्रधानमंत्री केयर फंड के मामले में कोई भी प्रश्न लोकसभा में या राज्यसभा में उठे। यह मामला केवल एक संसदीय प्रक्रिया का नहीं, बल्कि जवाबदेही, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी का प्रश्न है। पीएम केयर्स फंड, जिसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इसकी स्थापना 27 मार्च 2020 को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। ये वो दौर था जब देश कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा था, राष्ट्रीय आपदा हमारे सामने थी। इस फंड के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि इसके 3 अन्य ट्रस्टी हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भारत के वित्त मंत्री। फंड की स्थापना के तुरंत बाद देश भर में आधिकारिक अपीलें जारी हुई, सरकारी अपीलें जारी हुई, सरकारी वेबसाइट्स का उपयोग किया गया, सरकारी प्रतीकों का उपयोग किया गया, और कॉरपोरेट जगत से कहा गया इसमें योगदान दें, आम आदमी से भी कहा गया इसमें योगदान दें। बताया जाता है हज़ारों करोड़ रुपये इस फंड में जमा हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट कंपनियों ने भी अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि दान में दी है। और यहीं से एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हमारे सामने आ खड़ा होता है। 28 मार्च 2020 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक ऑफिशियल नोट जारी किया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि पीएम केयर्स में दिया गया योगदान कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर के व्यय के रूप में मान्य होगा। ये जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसकी अनुसूची 7 कहती है कि सीएसआर के तहत वही योगदान पात्र है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी ट्रस्ट को दिए गए हों। इसके बाद 26 मई 2020 को बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हुआ, कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन
यानी केयर फंड को इस अनुसूची 7 में शामिल कर लिया गया। यानी कि मान लिया गया कि ये एक सरकारी कोष है। लेकिन सरकार का रुख आप जानते हैं क्या है? पीएम केयर्स कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये सरकार कहती है, इसलिए इसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धाराओं से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसका कैग ऑडिट नहीं होता है और इसकी कोई भी जानकारी कि कितना पैसा आया और कहाँ खर्च किया गया, इसको हमारी सरकार हमें बताने से हिचक रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। मांग की गई कि पीएम केयर्स फंड की राशि का ऑडिट किया जाए, जनता को बताया जाए कि इसमें कितना पैसा आया है और कितना पैसा किन कामों के लिए यूज किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इग्नोर कर दिया और मान लिया कि ये सरकारी फंड नहीं है। अब जो ताजा विवाद सामने आया है वह इस पूरे प्रकरण को आप कह सकते हैं एक नए आयाम पर ले जाता है। खबर यह है कि संसद को सूचित किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कि इस फंड के बारे में कोई भी प्रश्न लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं अलाउ किए जाएं। कमाल की बात है। ऐसा क्या है इस फंड में, कहाँ जा रहा है इसका पैसा, कि संसद में भी सांसद सवाल नहीं पूछ सकते हैं, देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठे सदस्य क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात केंद्र सरकार ने संसद से कही है। राज्यसभा के सांसद जॉन ब्रिटास ने इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक विस्तृत पत्र लिखकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दी है कि यदि लोकसभा सचिवालय को यह सलाह दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स पीएम केयर्स फंड में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और इस प्रकार के अन्य फंड्स में से जुड़े कोई सरकार प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो ब्रिटास कहते हैं ये संसदीय अधिकारों का घोर हनन है। उन्होंने अपने पत्र में विस्तार से मार्च 2020 के जो कॉरपोरेट मंत्रालय का नियम था जो जारी किया गया था, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसका हवाला दिया है और कहा है कि सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड ये स्टैब्लिश करता है कि पीएम केयर्स केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष की श्रेणी में आता है, कोई प्राइवेट फंड नहीं है। जॉन ब्रिटास ने लिखा है कि यदि कोई कोष कंपनी अधिनियम में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया हो और सीएसआर के लिए उसको पात्र माना गया हो तो सरकार की ये जानकारी बनती है कि वो उस पैसे का कहाँ उपयोग कर रही है और संसद में ये प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ब्रिटास ने यह भी तर्क दिया है कि संसद का मूल कार्य कार्यपालिका की निगरानी करना है और यदि ऐसे फंड जिनमें व्यापक सार्वजनिक और कॉरपोरेट धन लगा हो उन पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होगी तो संसदीय लोकतंत्र का सारा सार ही कमजोर हो जाएगा। उन्होंने इसे केवल एक प्रशासनिक एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा प्रश्न बताया है और लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि ऐसे किसी भी डायरेक्शन को, सरकार के डायरेक्शन को वे अस्वीकार कर दें जो सांसदों से प्रश्न पूछने के अधिकार तक को सीमित करती है। देखिए कितनी कमाल की बात है। सरकार एक और कानून में संशोधन करके इस फंड को ऑफिशियल फंड की मान्यता देती है, वहीं दूसरी ओर संसद में इसके बारे में कोई भी बातचीत ना हो इसके लिए चिट्ठी लिख रही है। अगर आप इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह ट्रांसपेरेंसी को लेकर हाल के वर्षों में उभरे अन्य प्रकरणों से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक डिग्री है, उससे जुड़ी जानकारी को लेके उठे विवाद में संबंधित दिल्ली विश्वविद्यालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। चुनावी बॉन्ड योजना को देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत में बॉन्ड के खरीदारों की जानकारी देने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि यह गोपनीय बैंकिंग सूचना है। बाद में यह मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और भला हो उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश का, जिन्होंने कम से कम एक तो अच्छा निर्णय दिया और जानकारियों को सार्वजनिक करने के आदेश दिए। 2016 की नोटबंदी को ले लीजिए, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी फाइल नोटिंग से संबंधित सूचनाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और भारत के वित्त मंत्रालय ने जानकारी देने से स्पष्ट इनकार कर रखा है। यह तर्क देते हैं कि यह गोपनीयता से और आर्थिक हितों से संबंधित है, इसलिए कोई जानकारी भारत के नागरिक को नहीं मिल सकती। इसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड
को भी एक समय आरटीआई के दायरे से बाहर बताया गया था और तब यूपीए की सरकार थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसकी जानकारी देना स्वीकार लिया था। आप इन सब उदाहरणों को देखें तो एक पैटर्न सामने आता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक पैटर्न। महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मामलों में सूचना साझा करने को लेकर सरकार हिचक रही है, उसे रोक रही है। और अब जब पीएम केयर्स जैसे फंड, जिसे विधायी रूप से मान्यता प्राप्त है कि वो सरकारी फंड है और उसमें व्यापक सरकारी पैसा या जनता का पैसा, कॉरपोरेट्स का पैसा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का पैसा लगा है, तो उस पर संसद में प्रश्न उठाने की संभावनाओं को ही सीमित करने की बात यह इस्टेब्लिश करती है कि ये जो पैटर्न है कि जनता से जानकारी साझा ना करो, उसका रिपीटेशन हो रहा है। और यह उस बुनियादी सिद्धांत से जुड़ता है जिस पर लोकतंत्र टिका है, और वो है सत्ता की जवाबदेही और नागरिकों को जानने का अधिकार। प्रश्न यह है कि क्या पारदर्शिता को अपवाद और गोपनीयता को अब सामान्य बनाने का दौर आ गया है, या फिर जनता और संसद दोनों को ही यह जानकारी कभी मिलेगी जिसके वो सही में वैधानिक रूप से हकदार हैं। इसलिए ये मुद्दा मुझे ज़्यादा गंभीर लगा। नोरा फतेही की कहानी फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।